Hello students, we are going to discuss the question answer of subject Social Science, Standard 9th, Gujarat Board. Chapter number 2, First World War and Russian Revolution. Now the question 1.2, explain the factor responsible for the First World War. हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया, यानी पूरे यूरोप में जो एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दर्दनाक जो जंग हुई थी उसके मेन रीज़न क्या हैं. सो द आंसर नंबर 1, इकोनॉमिक फैक्टर. सबसे पहला क्या है? आर्थिक. यूरोपियन नेशन रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड रिसॉर्टेड टू कॉलोनाइजेशन. अब यूरोपियन नेशन जो थे ना, वो जानते हैं जैसे वेस्ट ऑफ वेस्ट यूरोप, फिर उसके बाद एशिया और अफ्रीका में अपनी कॉलोनाइजेशन, कॉलोनीज़ को एक्सपांड कर रहे थे, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे. यानी कॉलोनीज़ का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर दूसरे देश में जाके अपने राज्य को स्थापित करना और अपने कायदे कानून वहाँ पे इम्प्लाई करके वहाँ पर के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा संभालना. अब यूरोपियन कंट्रीज़ क्या थे? ये लोग अपना एक कॉलोनीज़ कर रहे थे. अब इनको बहुत ज़्यादा कच्चे माल की रिक्वायरमेंट थी. क्यों? रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वो दूसरे देश में ना अपना राज्य पूरा इस्टेब्लिश कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे. इसके आगे डीप में आगे बढ़ते हैं. जैसे नंबर 1, इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, Germany स्टार्टिंग कॉम्पिटिटिंग विद इंग्लैंड एंड फ्रांस टू प्रोक्योर मार्केट इन एशिया एंड अफ्रीका. अब रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी. जब इसके बाद जब इंग्लैंड और फ्रांस बहुत ही ज़्यादा जब रिच हो रहे थे, वो बिज़नेस कर रहे थे, दूसरे देशों में जाके अपना कब्ज़ा कर रहे थे और बिज़नेस कर रहे थे वहाँ पर से, तो बहुत अमीर होने लगे थे. जब ये चीज़ जर्मनी ने देखी, अब जर्मनी ने भी सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा करता हूँ. एक्चुअली इंग्लैंड और फ्रांस दूसरे देशों से रॉ मटेरियल लेकर आते, अपने देशों में बनाते और उसके बाद पूरी दुनिया में बेचते, और साथ साथ में जिस देश से वो अपने रॉ मटेरियल लेकर आते थे ना, वहाँ पे ऐसे कायदे कानून लगा दिए थे कि वो देश की पूरी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी और अपना रॉ मटेरियल अपनी मर्ज़ी के भाव से वहाँ पे वो बेचते थे. जैसे इंग्लैंड ने इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे कि आप किसी दूसरे देश को माल नहीं बेच सकते हो सिर्फ हमारे सिवा, और आप दूसरे देश से कोई भी माल ला के अपने देश में नहीं बेच सकते हो सिवाय हमारे प्रोडक्ट के. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी इंडिया की इंडस्ट्री वो ख़त्म हो गई थी. अब जर्मनी ने जब ये चीज़ देखी कि इंग्लैंड और फ्रांस कुछ इस तरह के टैक्टिक्स अपना के अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, तो जर्मनी ने भी फिर क्या किया, अपने देश के अंदर इंडस्ट्रीज़ रेवोल्यूशन लाए, इंडस्ट्रीज़ लगाना चालू किया, सस्ते दामों पर प्रोडक्ट बनाना चालू किया और पूरे वर्ल्ड में बेचना चालू किया. दिस shattered द मोनोपोली ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड लेड टू इंटेंसिव इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन जर्मनी एंड इंग्लैंड. अब जब ये चीज़ जर्मनी ने अपनाई तो जो मोनोपोली थी इंग्लैंड और फ्रांस की, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई. अब उसके बाद जर्मनी के खिलाफ इंग्लैंड और फ्रांस, इन दोनों के बीच में एक इकोनॉमिक वॉर होने लगी, यानी बिजनेस को बढ़ाने की वॉर होने लगी. अब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया है. नाउ नंबर 2, मिलिट्रिज्म देखा जाए तो आर्मी को बढ़ाना. As military forces were necessary for competing with the other nation, the European nation went for expansion of their military power. अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा था, दुश्मनी बढ़ रही थी, अब हर देश को फिक्र होने लगी थी कि हम अपने देश को सुरक्षित करें, सेफ करें, सिक्योर करें. तो उन्होंने क्या किया, अपने देश की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दिया, बढ़ाना चालू कर दिया. इस तरीके के प्रोसेस के जिसमें मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बढ़ाते हैं, ये प्रोसेस को हम मिलिट्रिज्म कहते हैं. इसमें पॉइंट 1 है, कंस्क्रिप्शन, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग वॉज स्टार्टेड इन जापान, इटली एंड जर्मनी. अब यही मिलिट्री को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस देश की आबादी इतनी कम थी, जिसकी वजह से इन्हें एक रूल लेकर आना पड़ा कि जिसमें देश के हर एक आदमी को जो 14 साल कंप्लीट कर चुका है उसको मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी है, यानी मीन्स कंपलसरी, और मिलिट्री ज्वाइन करना कंपलसरी है. नंबर 2, अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्शन ऑफ वेपन वॉज इंक्रीज. अब सब लोगों ने क्या किया, दिमाग पे था कि हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें वेपन्स चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, वेपन्स को बढ़ाना, प्रोडक्शन करना तेज़ कर दिया. ये एक्चुअली एक ये बहाना था कि हमें अपने को बचाना है, ताकि ये लोग क्या कर रहे थे, जंग की तैयारी कर रहे थे. नंबर 3, मिलिट्री कॉम्पिटिशन एडेड टू इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन एंड क्रिएटेड अ सीरियस एटमॉस्फेयर ऑफ वॉर. अब ये जो मिलिट्री का जो कॉम्पिटिशन हो रहा था, जर्मनी अपने हथियार बना रहा है, फ्रांस अपने हथियार बना रहा है, इटली अपने हथियार बना रहा है, जापान अपने हथियार बना रहा है, इंग्लैंड अपने हथियार बना रहा है. अब ये कॉम्पिटिशन रेस चालू हो गई थी.
अब ये जो रेस थी, ये एक इतनी खतरनाक रेस थी कि समझ लो कि इतना खतरनाक एटमॉस्फेयर बना दिया था कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंग को, पूरे दुनिया को जंग में बदल सकती थी। नाउ नंबर थर्ड, सीक्रेट ट्रीटीज एंड ग्रुपिज्म। यहाँ पे कुछ एक ऐसे ट्रीटीज का मतलब होता है संधि, एग्रीमेंट, और ग्रुपिज्म का मतलब होता है फेवरिज्म। यानी कुछ कंट्रियों ने अपने अपने ग्रुप बनाए, जो छोटे छोटे देश थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया कि भाई हम सब छोटे छोटे मिल जाएंगे तो हम ताकतवर बन जाएंगे। तो नाउ जेलसी, एनमिटी, मिसट्रस्ट, फियर, hatred led to a secret treaty and divided Europe into a two rival camp and group। अब एक दूसरे से नफरत, दुश्मनी, भरोसा नहीं, डर, ये सब चीज़ों ने क्या किया, छोटे छोटे देशों को डरा दिया। वो लोगों ने क्या किया, सीक्रेटली एक दूसरों से संधि करी, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद पूरा यूरोप जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। नाउ द नंबर वन, द सेंट्रल पावर ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, टर्की एंड बुल्गारिया। अब सबसे पहला तो एक ग्रुप बना जिसका नाम था सेंट्रल पावर ग्रुप। इस ग्रुप में कौन कौन थे, जर्मनी, हंगरी, इटली, टर्की एंड बुल्गारिया। नाउ अनदर, द अलाइड पावर ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान। अब यहाँ पे एक और बना ग्रुप अलाइड, जिसमें कौन कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान। टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में सेंट्रल पावर ग्रुप का नाम एक्सिस नेशन दिया हुआ है, और अलाइड नेशन में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इटली जो था वो पहले एक्सिस नेशन का पार्ट था, ठीक है, लेकिन फिर बाद में जब इटली ने ऐसा महसूस किया कि नहीं अलाइड नेशन ज़्यादा पावरफुल है, तो उसने क्या कर दिया, चेंज कर लिया, और वो एक्सिस नेशन को छोड़ के अलाइड नेशन में आ गया। और ये कब हुआ, 1915 को, यानी वर्ल्ड वॉर शुरू होने के एग्जैक्ट एक साल के बाद। नाउ नंबर फोर्थ, फियर्स एग्रेसिव नेशनलिज्म। फियर्स मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, डरावना और गुस्से वाला। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के लिए मोहब्बत, प्यार, और ये भक्ति ऐसी थी कि मर मिटने वाली ये भक्ति थी, या तो मारो या मरो, ऐसा नेशनलिज्म था। नेशनलिज्म हैड लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस एज वेल एज द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। अब ये जो नेशनलिज्म था ना, ये नेशनलिज्म क्या हुआ, ये नेशनलिज्म की वजह से बेल्जियम और ग्रीस को अपनी आज़ादी मिली, लेकिन इसके साथ में जर्मनी और इटली दोनों एक देश बन गए, एक ग्रुप बन गए। हाउएवर नेशनलिज्म लेटर बिकम एग्रेसिव एज वेल एज द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशन वॉज कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर। अब यही जो नेशनलिज्म पहले तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन बाद में यही नेशनलिज्म क्या हुआ, एक दूसरे की दुश्मनी की वजह बन गया। ना अब इसके कुछ पॉइंट्स जानते हैं, जैसे नंबर वन, द यूरोपियन नेशन इंकरेज एक्सट्रीम नेशनलिज्म दैट लव फॉर ओन नेशन एंड हेट्रेड फॉर अदर नेशन। जैसा कि मैंने कहा, तो यूरोपियन नेशन जो थे ना, वो अपने देश के लिए मोहब्बत और दूसरे देश के लिए मारने की नफरत रखने लगे। नंबर सेकेंड, जर्मनी एम्परर कैसर विलियम II वॉज एम्बिशियस एंड वॉन्टेड वर्ल्ड लीडरशिप फॉर जर्मनी विद इट्स ग्रैंड मिलिट्री पावर। लेकिन जर्मनी के जो राजा थे, जिनका नाम कैसर विलियम II था, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे और वो पूरे दुनिया पे कब्जा करना चाहते थे। और उनको इतना गुरूर क्यों था, क्योंकि उनकी अगर मिलिट्री देखा जाए पूरे यूरोप में सबसे स्ट्रांग थी। नंबर थर्ड, दिस फ्यूल्ड द वॉर फ्रेंजी अमंग द पीपल। अब ये जो जर्मनी की जो लालच थी पूरी दुनिया में सुपर पावर बनने की, ये क्या बनी, ये इस जंग का मेन आग में घी का काम किया। नाउ नंबर फिफ्थ, रोल ऑफ न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर स्पीटेड वेनम अगेंस्ट राइवल नेशन और वॉज म्यूचुअल हेटेड बाय देयर एक्सीग्रेटेड और फेक राइटर। अब उसके बाद न्यूज़पेपर। अब पहले के टाइम पे न्यूज़पेपर क्या होते थे, न्यूज़पेपर बहुत ही अमीर लोग पढ़ते थे, पर लेकिन गरीब लोगों के लिए क्या होता था, जो मेन 4 रस्ते होते थे वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा देते थे और उस पर डेली आके ना खबर लिखते थे। अब इस बोर्ड के अंदर देश के नेताओं ने क्या किया, देश के नेताओं ने अपनी देश की झूठी तरक्की और दूसरे देश की झूठी बातें, नफरत बातें, ऐसी बातें लिखना चालू कर दिया जिससे उनके ही देश के लोग दूसरे देश के लोगों से नफरत करने लगे। ऐसा झूठा लिखते थे, इतना खराब लिखते थे कि वो देश जो भी न्यूज़ पढ़ता था ना, उसके दिल के अंदर दूसरे देश के लिए नफरत पैदा हो जाती थी, इतनी नफरत कि वो मारने को तैयार हो जाते थे। नंबर 6, फिलॉसफी ऑफ वॉर, यानी जंग ही एक आखिरी रास्ता है। द रिट आउट ऑफ द फिलोसोफर लाइक निशी ग्लोरिफाइड वॉर बाय यूजिंग द मैक्सिमम लाइक ओनली माइटी डिजर्व टू लिव। अब
इसी तरह से देखा जाए एक सोच, या भी आप सोच को समझिएगा कि एक राइटर थे, जर्मन राइटर नीत्शे। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने ये लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया में जो पावरफुल है, जो ताकतवर है, उसको ही जीने का हक है। अब ऐसी भड़काऊ सोच। और दूसरी, वॉर अलोन इज़ द नेशनल नीड, और डिस्क्राइबिंग वॉर एज अ सैक्रेड वर्क। अब दूसरे लोग क्या कहते थे? एक जंग ही हर इंसान की ज़रूरत है, और जंग ही दुनिया का सबसे पवित्र काम है। अब आप सोचिए कि इस तरह की अगर मेंटालिटी रखने वाले लोग पूरा देश चला रहे हैं, तो वो देश कितनी बर्बादी की तरफ जाएगा। नंबर 7, इमीडिएट कॉज। फिर असैसिनेशन ऑफ द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ बाय अ मेंबर ऑफ सर्बियन नेशनलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड। अब उसके बाद अब ये जो एक हादसा हुआ, एसेसिनेशन, यानी जो क्राउन प्रिंस ऑस्ट्रिया के जो राजा और रानी थे उनका खून कर दिया, उनका मर्डर कर दिया। अब ये जो मर्डर है, ये सीधा इल्ज़ाम लिया सर्बिया के एक ग्रुप थे जो सर्बियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था ब्लैक हैंड। ये सर्बिया के थे। अब ये क्या था? इसने ऑस्ट्रिया को गुस्सा दिलाया, और ऑस्ट्रिया ने सीधा बोला कि हम आपको 2 दिन देते हैं, आप हमको ब्लैक हैंड हमारे हवाले कर दो, वरना हम सीधा आपके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। और यही हुआ कि ऑस्ट्रिया ने 1914 में सर्बिया के खिलाफ जंग छेड़ दी, जो समझ लीजिए कि यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बिगुल बच चुका था। सो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। इफ़ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट मी। एंड इस क्वेश्चन के रिमेनिंग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन कर दिए, उनकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।